आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज, और वो न्यूज ये है कि 1xBet एक ऐसा ऐप है जिसके ऊपर ना सिर्फ आप मैच देख सकते हैं बल्कि बेट लगा के बहुत सारे इनामात भी जीत सकते हैं। ना सिर्फ क्रिकेट मैचेस बल्कि अदर देन दैट और भी बहुत सी गेम्स हैं जिनके ऊपर रखे गए हैं बहुत सारे इनामात। बेट लगा के प्रोडिक्ट करके आप लोग अपनी प्रोडिक्शन से आने वाला अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। जी हाँ, मैच के अंदर कौन सी टीम खेलने वाली है, कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सी टीम कितने रन और कितने स्कोर बनाएगी, इस चीज को प्रोडिक्ट करके बेट लगा के आप लोग जीत सकते हैं बहुत सारे इनामात। दिया हुआ मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करें और मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करने पे आप लोगों को मिलेगा 26,000 तक कैश, और इसको विड्रॉ कराने का बहुत ही आसान तरीका है। किसी भी करीबी जगह से, किसी भी करीबी सेंटर से जाकर आप लोग कैश विड्रॉ करा सकते हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स अ वेरी ऑथेंटिक ऐप। 1xBet को जाके करें इंस्टॉल और बनाएं अपना फ्यूचर ब्राइट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम शहनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको बहुत कम छेड़ा जाता है यहाँ पे हमारे चैनल्स पे, मगर पूरी दुनिया उसके बारे में बात कर रही है, एंड दैट इज नन अदर देन रशिया यूक्रेन। और इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल होलकर, जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, आजकल फॉरेन विजिट पे गए हुए हैं। इनसे हम बात करने जा रहे हैं तमाम हिस्ट्री के बारे में कि इसका बैकग्राउंड क्या है और अब ये चीजें काफी हद तक कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे रही है पीस टॉक के ऊपर। तो ये इस बारे में क्या राय रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, और मेरे चैनल पे मेरे व्यूअर्स को टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच एंड वेलकम। मैं भी पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ओवर। और आपके और आपके जितने भी चाहने वाले हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, उनको मैं रमजान की मुबारकबाद देता हूँ। और ईद ज्यादा दूर नहीं रही है, ठीक है, कुछ ही दिन और बाकी हैं, तो आई एम श्योर मतलब ये रमजान खुशी के माहौल में खत्म होगा। और खास करके पाकिस्तानी दर्शकों को जो इस वक्त फुल टाइम जो है रमजान में बिजी हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, प्लेयर इज ऑल माइन। अच्छा सर, आज का मेरा टॉपिक रशिया यूक्रेन के ऊपर है, क्योंकि बहुत टाइम से ये जो है हमें वर्ल्ड वॉर 3 में आती हुई दिखाई दे रही थी। हमें लग रहा था कि 2 जंगें तो हो चुकी दुनिया में, अब तीसरी जो है रशिया यूक्रेन, और ऐसे और भी बहुत सारे इश्यूज हमारे सामने आ रहे थे। हमें लग रहा था कि उसकी वजह से हो जाएगी, मगर जब से वेस्ट ने डिसाइड किया कि हमें पीस की तरफ जाना है, हमें पीसफुल टॉक्स करनी है, हमें कहीं पे कोई दंगा फसाद, कोई लड़ाई, कोई जंग नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर इन्फ्लेशन में जा सकता है अगर हम इन चीजों को प्रायोरिटाइज करें। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए रशिया ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो किया है, और उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा है कि वो खुद भी पीस चाहते हैं, वो खुद भी अब इसको और ज्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहते। क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप इसका बाकी दुनिया के ऊपर, और जो बैक हिस्ट्री है उसको देखते हुए क्या ये चीज फ्यूचर में कहीं सेटलमेंट हो सकती है? महवेश, ये देखिए, तकरीबन इसको जो है इट्स बीन मोर देन 1 ईयर नाउ, यूक्रेन और रशिया का जो ये वॉर हुआ था, इसमें दोनों ही फरीकों के अंदर बहुत ही ज्यादा एक मतलब अपने आप में एक गलतफहमी थी। रशियंस ने ये सोचा था कि यूक्रेन में जाएंगे और ये 7 दिन के अंदर इस जंग को पूरी कर देंगे और सीधे ईस्टर्न बॉर्डर्स पे पहुंच जाएंगे, वेस्टर्न बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे यूक्रेन के, और यूरोप के एकदम बिल्कुल महासे पे खड़े होंगे और वहां पे थ्रेटन कर सकेंगे वेस्टर्न यूरोप को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रशिया बहुत बुरी तरीके से इस जंग में फंस गया, उनका बहुत नुकसान हुआ है, चाहे वो आप उनकी इक्विपमेंट की बात कर ले, उनके सोल्जर्स की बात कर ले। रशियन इकोनॉमी जो इसके ऊपर जिस तरीके से वेस्टर्न ने बहुत एग्रेसिवली बैन किया, उसके जितने अप्रोक्सीमेटली दे से अराउंड $600 बिलियन जो हैं रशिया का जो खजाना है, वो इस वक्त यूएस के अंदर में अंडर इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शन है। और इसी तरीके से ऐसे कई चीजें हो, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी थी वो रशिया से बाहर निकल गई, तो बिजनेस में इम्पैक्ट हुआ। इंटरनली भले ही व्लादिमीर पुतिन अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर कहे, लेकिन रशियंस जिस तरीके से सफर कर रहे हैं, वो आम जनता जो है वो बड़ी बड़ी पूरी तरीके से इस वक्त जो है आप कह सकते हैं इम्पैक्टेड है। यूक्रेन को ऐसा लगा था कि पूरा की पूरा जो यूरोप है वो एक साथ में उनके साथ शामिल हो जाएगा। अब आप यूक्रेन का हालत ये देखिए कि पहले तो यूक्रेन को प्रोवोक करवाया गया वेस्टर्न पावर की तरह, अमेरिकन एंड वेस्टर्न यूरोपियन की तरह, कि आप लड़ने जाइए आगे, हम आपके साथ हैं। उसको 2-4 डंडे पकड़ा दिए गए, उन्होंने डंडे लेके अपना लड़ाई शुरू की।
लेकिन उनमें से किसी भी पावर ने अपनी मैन पावर नहीं भेजी। भले थोड़े मोटे जियो एक्सपर्ट्स और मिलिट्री एक्सपर्ट्स अभी भी यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी फिजिकली बूट्स नहीं उतारे किसी भी वेस्टर्न कंट्री है। तो जो ज्यादा नुकसान हुआ वो यूक्रेन और रशिया का हुआ, और यूक्रेन का इसलिए कि तकरीबन जो है तबाही के मंजर पे खड़ा हुआ है यूक्रेन। इतने लोग उसके मारे गए, इतनी सिविलियन पॉपुलेशन को वहां से निकलना पड़ा। एक टाइम पर यूक्रेन कई वेस्टर्न कंट्रीज से आगे चल रहा था इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ये दोनों तरफ से अगर आप देखें तो अब दोनों में एक रियलाइजेशन आ रहा है कि कितनी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो बात आपने बोला कि वेस्टर्न पावर अब थोड़ी ईगर हैं, वो इसलिए ईगर हैं क्योंकि वेस्टर्न पावर थक चुकी हैं, वो अमेरिका का गेम शायद नहीं खेलना चाहती हैं। सेकेंड पार्ट है, अब देखिए चाहे वो वेस्टर्न के पावर में भी जो अपोजिशन पार्टीज हैं जो वो पूरी तरीके से जो है इस वॉर के अगेंस्ट हैं। आम जनता किसी तरीके से इस वॉर को लिंक नहीं कर पा रही है, और वहां पे जो इन्फ्लेशन है, जो एनर्जी प्राइसेस हैं, वो इतनी बढ़ गई हैं कि आप ये समझ लीजिए कि मतलब इस वक्त आम जनता का भी वेस्टर्न कंट्रीज में रहना इतना आसान नहीं रह गया है। ब्रिटेन ले लीजिए, फ्रांस के अंदर रिसेंट आप दंगे देख लीजिए पेंशन स्कीम के ऊपर, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन है। जर्मनी के अंदर आप देखिए कि जर्मनी छटपटा रहा है कि किस तरीके से इस जंग के बाहर निकला जाए। अमेरिकन की जो है वो जो बाइडन जो है भाई साहब लगे हुए हैं कि वो किसी तरीके से अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को सपोर्ट करें और उसमें ग्रोथ लाए, लेकिन इन्फ्लेशन है, डॉलर गिरने लगा है, और डॉलर की वजह से जो है, और चूंकि जो पेट्रोलियम प्राइसेस अक्रॉस दी वर्ल्ड बढ़ी हैं, उससे जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट सारी दुनिया में है और अमेरिका में भी खास करके आया है, तो वो इम्पैक्ट अब अमेरिका के दरवाजे पे पहुंच चुका है। तो इसके अलावा अब ये कोई तरीका नहीं रहा गया कि किसी तरीके से इस जंग को खत्म किया जाए। रिसेंटली चाइनीज प्रेसिडेंट भी मॉस्को गए थे। अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो बीजिंग में मौजूद है, और वो बार बार चाइनीज प्रेसिडेंट को इस बात के लिए कह रहे हैं कि भाई आप किसी तरीके से रशियंस को मनाएं और इस जंग को क्लोज किया जाए। ऐसा ही है सर, और इन तमाम जवाबों में रशिया की तरफ से भी खासा पॉजिटिव जवाब आया है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में साथ मौजूद दो मुल्क जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान है, जिनके आपस के क्लैशेस भी कभी ना खत्म हुए हैं ना होते हुए दिखाई देते हैं, उन पे ये चीज कितनी इम्पैक्टफुल रही या आने वाले टाइम में हो सकती है? देखिए, अगर हम दोनों मुल्कों को देखें तो हमारे केस में पहले तो कोविड की मार थी और बड़ी मुश्किल से कोविड के बाहर निकले थे। तो वो जो कोविड से निकलने के बाद जो है ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन जो कि बेसिकली पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से ज्यादा हुआ है, इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स इम्पैक्ट हुई हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही मुल्कों की जो ग्रोथ है उस पर हमें जो है मतलब आप समझ लीजिए बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है। उसके बाद में ये भी हुआ कि हम दोनों ही मुल्कों को ये डिसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा था कि आप किसकी तरफ हैं। क्या आप रशियन को सपोर्ट करते हैं या अमेरिकन को सपोर्ट करते हैं? मैं पाकिस्तान के बारे में तो नहीं कह सकता ज्यादा, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि हिंदुस्तान ने इस पूरी जो जंग में एक बहुत ही बैलेंस्ड रोल अदा किया है। जहां वेस्टर्न पावर चाहती, डिस्पाइट रशियन पावर्स के प्रेशर के, इंडिया ने बहुत ऑयल इंपोर्ट किया, अपनी जनता के अंदर जो बेसिकली इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स को रोकने की कोशिश की है, और हमें उसका फायदा भी हुआ है। और उस वजह से हमारे रशिया से रिलेशंस खराब नहीं हुए और अच्छे इनफैक्ट बेहतर हुए। और दूसरी तरफ वेस्टर्न पावर्स को भी ये लगा कि इंडिया को हम छोड़ नहीं सकते, तो उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया, और इंडिया एक न्यूट्रल कंट्री की तरह उभर के बाहर आया है। और पॉसिबिलिटी है कि नरेंद्र मोदी एट सम स्टेज जो है वो एक एक्सेप्टेबल मीडिएटर बन सकते हैं। पाकिस्तान का मैं कहूंगा कि देखिए आपके कंट्री में हुआ क्या है कि आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है महविश। इसकी वजह से उस आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है वो किसी को पता नहीं। इमरान खान जो है, जब जंग का आगाज हुआ था तो इमरान खान वो मॉस्को में मौजूद थे, और मुझे वो क्लिप अभी भी याद है जो हंसते हुए वो एयरपोर्ट के अंदर घुसे थे। उन्होंने कहा ओहो मैं तो बहुत ही अलग गलत टाइम पे पहुंचा हूं, और ये वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न लोगों को भी पसंद नहीं आया। आपने बीच में बड़ी कोशिश करी कि आप वहां से रशिया से एक चीप ऑयल ले लें, लेकिन आपने अभी रिसेंटली हथियार दिए हैं यूक्रेन को, तो आपको पाकिस्तान को नहीं समझ में आ रहा कि वो किस तरफ जाए। हाँ, मैं बताती हूँ, किसी भी कंट्री को समझ तब आता है, जैसे आपके पीएम मोदी, उनका फर्स्ट जो है स्टांस ये होता है कि ही हैज टू थिंक अबाउट हिज कंट्री। मतलब
पहले उनकी जी, कंट्री, उनका अपना देश आता है, फिर कोई और चीज़ आती है। बट हियर इन पाकिस्तान इफ वी सी, तो यहाँ पे हमें वो कहते हैं ना, जिसने जहाँ कहना है हमने उसी रास्ते को फॉलो करना है। अगर इमरान खान जी को किसी ने कहा कि रशिया यूक्रेन पे आपको खुश होना है और ये जो है ना आपने यूक्रेन को सपोर्ट करना है या आपने रशिया से चीप ऑयल लेना है लोगों के लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो उनको अमेरिका की तरफ से प्रेशर आया कि आपने यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बैक एंड से यूरोप सपोर्ट कर रहा है, तो उन्होंने हथियार प्रोवाइड कर दिए। अवाम जाए उनकी बला से जहां मर्जी, बहुत यही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि लोगों का नहीं सोचा जा रहा, अपने मफादात, अपने ताल्लुकात की बेस पे जो है हुकूमत चलाई जा रही है। खैर, हम बात कर रहे थे रशिया और यूक्रेन की, तो हिंदुस्तान ने बहुत ही ज़्यादा इस सारी चीज़ को, जैसे आपने कहा कि बैलेंस रख के चले, वो ना सिर्फ रशिया यूक्रेन के मामले में, बल्कि अगर चाइना को देखा जाए, इतने इख्तलाफात के बावजूद भी वो लोग चाइना से ट्रेड कर रहे हैं। मगर ऑन अनदर हैंड साइड पाकिस्तान के अगर आपको सिनेरियोज आपको भी पता ही होगा कि अगर कुछ भी होता है, किसी ने किसी को एक छोटी सी गाली भी दे दी, तो सबसे पहले तजारत बंद की जाती है, जो कि मुझे लगता है इस वक्त जो इन्फ्लेशन चल रही है उसका सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक यही है, उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न हमारे नज़दीक और आवाम को जो इतनी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, उससे वो सबसे बड़ी उसकी वजह यह है कि हमने अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को अपने ज़ाती मफादात तक महदूद करके रख दिया। खैर, अब अगर बात की जाए रशिया की, तो रशिया भी मुकाबले के जैसे अब तो बहुत बुरे हालात हो गए, क्योंकि इतना टाइम लॉन्ग पीरियड तक जंग इस एरा में आके तो कोई भी मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता जो रशिया और यूक्रेन ने अभी तक की है। तो उनकी इकोनॉमी कोलैप्स होना तो जाहिर सी बात है, कोई बहुत सुपर पावर कंट्री भी होती तो वो भी हो जाती। अमेरिका जिस तरीके से बैक हैंड बना हुआ था यूक्रेन का, और दूसरी जानिब हिंदुस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे थे। मुझे बताएं, हिंदुस्तान ने क्या सोच के जो है उनकी बात को डिनाई करते चले गए, और अगर उनकी जगह कोई और मुल्क होता तो कब का जो है साइड लिस्ट हो चुका होता, मगर हिंदुस्तान डट के खड़ा रहा और अभी तक मुकाबला कर रहा है। कैसे? देखिए, जब जंग का आगाज हुआ था तभी इंडिया ने बड़े कैटेगरिकली बताया था कि हम अपने एक न्यूट्रल स्टैंड में रहेंगे। वो शायद हमारी एक नॉन अलाइनमेंट और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का हमेशा एक पिलर रहा है कि हम किसी भी फरीक के साथ भी नहीं रहते, एक बैलेंस व्यू लेके चलते हैं, और वो चीज करते हैं जो हमारे मुल्क के मफाद में होता है, हमारी आम जनता के मफाद में होता है। हम उस जंग में फंस के अमेरिकन या रशियंस को इस तरीके इतने हद तक सपोर्ट नहीं करना चाहते जहां हम अपनी मुल्क में और अपने आवाम को तकलीफ में डाल सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर थी। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि जब कोविड खत्म हुआ, इंडिया बहुत तेजी से कोविड के बाहर निकला और उसकी जो इकोनॉमी है बहुत तेजी से बाउंस बैक करी। जब ये बाउंस बैक करी, देखिए महफिश, ये तो आप चाहे कुछ भी कह लें, ये कैपिटल वर्ल्ड है, यहाँ पैसे का ही काम चलता है। आप ऐसा ही आपके एग्जैक्टली। मुल्क को ले लीजिए, हमारे मुल्क को ले लीजिए, किस दुनिया को ले लीजिए, जहां पैसा है वहां पे लोग काम करते हैं। तो ये जब इकोनॉमी आपकी बैलेंस हो गई, आपकी आगे बढ़ने लगी, तो दुनिया को भी ये पता चला कि अगर आप पूरी दुनिया में ब्राइट स्पॉट्स ऑफ इकोनॉमी देखें तो इंडिया एक सबसे बड़ी इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर निकल रही है। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है, एक यंग पॉपुलेशन है, डिमांड बहुत हाई है, और हम आप अपने मुल्क के अंदर जो है हमारी ग्रोथ दिखाई दे रही थी। इस वजह से वेस्टर्न को भी ये कंट्रीज सर कनेक्शन इशू कर रहा है। हेलो। हाँ जी, हेलो। आप सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी तो जी। ये जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है ना महफिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही इसी की वजह से इंडिया जो है इस प्रेशर में नहीं आया, और वो हमारे खुद के मफाद में काम करता रहा, तो इस वजह से वो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग कंट्री की तौर पे उभरा है। अच्छा सर, आपकी आपकी इस बात का जवाब, आपने कहा था कि इंडिया जो है हमेशा अपने बारे में जरूर सोचता है, अपने जो है लोगों के बारे में सोचता है, अपना मफाद जरूर देखता है, कभी भी अंधाधुंध किसी को फॉलो बैक नहीं करता चला जाता। ठीक है, आई जी, टोटली एग्री, अभी तक इसी स्टांस पे इंडिया चल रहा है। मगर अगर देखें, रिसेंटली टर्की अर्थक्वेक आया, तुर्की के सिनेरियो में जो हुआ, जिस तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया, और फिर जयशंकर जी की एक स्पीच आई कि हम लोग ह्यूमैनिटी का फर्ज निभा रहे थे, इंसानियत का फर्ज निभा रहे थे, और वो इन रिटर्न के लिए नहीं था। मगर बहुत से जर्नलिस्ट का ये कहना था कि हमें पता था कि हमारे साथ टर्की यही करेगा, क्योंकि वो लोग हमेशा से यही करते आए हैं, फिर भी हमने उनका साथ दिया। तो मुझे बताएं, वहां पे इंडिया को पता था अगर कि पहले से ये होगा, तो वहां अपने बारे में क्यों नहीं सोचा? देखिए,
आप ये एक चीज चलिए, हम लोग जो है ना बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन है महफिज। वो बात अलग है कि आपने पाकिस्तान को 1947 के बाद ही अपने आप को समझा है कि आप एक कोई सिविलाइजेशन है, लेकिन आप अपने आप को एंशियंट नहीं मानते आप। लेकिन हम अपने आप को एंशियंट सिविलाइजेशन मानते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया में हर जगह हमारा एक रोल है, और हम एक अच्छे मुल्क हैं, एक ऐसी कौम है जो कि पूरी, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, मानवता के लिए है, मतलब वी आर फॉर द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता टर्की हमें एक स्टेज में अर्दोगान इस वक्त सपोर्ट करे या ना करे, और अर्दोगान अगले इलेक्शन में रहे ना रहे, वो मैटर नहीं करता। आज हम इतनी एंशियंट सिविलाइजेशन है कि आज भी हमको कई सालों पहले, सेंचुरीज पहले भी हमारी एक पहचान होती थी। वो पहचान के तौर पे हम चलते हैं, हम आवाम के लिए काम करते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है, इस कैपेबिलिटी को हम यूज कर सकते हैं, और उससे अगर किसी का भला हो, किसी को मदद कर सके, तो हम करते हैं। उसके रिटर्न में हम ये सोच के नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे पास भी इतने रिसोर्सेज हैं कि हम ये नहीं कहते कि अगर आज हम आपकी मदद करेंगे तो कल सुबह आप जो है यूनाइटेड नेशन में हमारे साथ में वोट करेंगे। वो हमारा मकसद भी नहीं है। एक आम जनता है, आप देखिए कितनी तबाही हुई। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि हिंदुस्तान की फौज 12 घंटे में टर्की पहुंच गई। हिंदुस्तान के डॉक्टर्स पहुंच गए, लेडी डॉक्टर्स पहुंच गई, उन्होंने हॉस्पिटल को किया। और हमें हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि वो हमारे साथ वोट करते हैं या हमारे अगेंस्ट वोट करते हैं। हमें ये बात की खुशी हुई कि वहां के आवाम ने हमें रिकॉग्नाइज किया, वहां के लोगों ने जाना कि हमने ऑपरेशन दोस्त को बहुत सक्सेसफुल किया। तो अब आप नेबरिंग श्रीलंका को ले लीजिए। ये जो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के पहले श्रीलंकन गवर्नमेंट जो थी वो एक अलग रुख में थी, वो चाइनीज के बहुत ज्यादा क्लोज हो गई थी। और उसके बाद जब चाइना यहाँ श्रीलंका में कोलंबो और आसपास में जब दंगे हुए और सरकार बैठ गई, खाने के लिए पैसा नहीं था, गैस नहीं थी, दवाइयां मौजूद नहीं थी, तो कौन मदद करने आया? हम तब भी कह सकते हैं आपने हमें धोखा दिया था, आप हमारे नेबर में रह के भी चाइनीज को सपोर्ट करते। लेकिन सबसे पहले शिप्स हमारी गई, सबसे पहले फ्यूल हमने दिया उनको, एक हमने बहुत सॉफ्ट लोन दिए और उनकी पूरी इकोनॉमी को उभारने में मदद करी हमने, तो वो सर रिटर्न में आपकी नहीं होता। आपकी बात काट रही हूँ। ये जो आपने बात कही कि हमने श्रीलंका को हेल्प किया, हमने टर्की को भी ह्यूमैनिटी के नाते हेल्प किया, ये चीज इंडिया कहता है अपने मुंह से हमने ह्यूमैनिटी के नाते किया, मगर मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज इस चीज को कहती हैं कि इंडिया ब्रेन गेम से चलता है, इंडिया स्मार्ट वर्क के साथ खेलता है वो दुनिया की साइकी के साथ खेल रहा है कि अपना कर लो सबको, ताकि सुपर पावर बनने में मसला नहीं आए। तो डू यू रियली थिंक दिस इज द रीजन बिहाइंड, या कोई और वजह? देखिए महवीज, आप अपनी लाइफ में देखिए, अगर आपके पास में 10-12 लोग हैं और आप ज्यादातर लोगों से अच्छे से रहेंगे, तो लोग आपको क्या कहेंगे? लोग कहेंगे आप अच्छे हैं। हाँ, वही चीज मुल्कों के बीच होती है। लोग हमें क्या कहते हैं, लोग हमें कैसे देखते हैं। अभी रिसेंटली एक यूनाइटेड नेशन में एक इलेक्शन हुआ था, जिसमें 95% कंट्रीज ने इंडिया को वोट किया, जिसमें बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज भी हार गई। तो मैं वो स्टैटिस्टिकल हेड के लिए था यूनाइटेड नेशन के, और उसके अंदर वो 4 साल का टेन्योर है। तो वो इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इंडिया एक सॉफ्ट पावर के तरीके से, एक डिपेंडेबल पार्टनर की तरीके से गुजर। अभी मैं आपको अफ्रीका के बीच में दौरे में गया था, तो मैंने ये भी रियलाइज किया कि गुडविल है हमारी। बिकॉज गुडविल इसलिए क्योंकि जब कोविड आया तो सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर किसी कंट्री ने स्पेयर करके दिए, वो इंडिया ने दिए, बहुत सॉफ्ट में, कम रेट में, फ्री में। छोटी छोटी कंट्रीज के, वेस्ट इंडीज की कंट्रीज है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, कोई नहीं आया मदद करने, ये इंडिया आया मदद। मॉरिशस है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जिनको अमेरिकन ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने सारी की सारी जितनी भी आपकी दवाइयां थी कोविड के अंदर, वो पूरी होल्ड कर ली, उन्होंने रख ली अपने पास। हमने तो बना के इन कंट्रीज को दिया। तो अगर इससे हमारा भला होता है, इससे दुनिया हमें अच्छा समझती, तो क्यों नहीं करना चाहिए? सर पूरी दुनिया के साथ हिंदुस्तान ने ताल्लुकात अच्छे बनाए, पूरी दुनिया के साथ सारे इख्तलाफात जो पहले से थे 2014 के बाद देख रहे हैं हम, दिन दुगनी रात चुगनी हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, चीजें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ चलती चली गई। और आज जो है इंडिया इतनी ग्रोथ वाली इकोनॉमी बना हुआ है। पीएम मोदी जी को इस चीज में बहुत ज्यादा जो है लोग सराहते हैं, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इंडिया को सपोर्ट सिस्टम बने इंडिया का, और यहाँ तक लाने में बहुत ज्यादा हेल्प की। बट जहां बात आती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, एक तरफ तो हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के दिलों पर राज कर रखा है, दूसरी जानिब जब बात आती है पाकिस्तान की, तो इतना ज्यादा हेट्रेड क्यों है दोनों कंट्रीज के दरमियान, और हम इसको 47 से लेके अब तक 75 साल हो गए, अभी तक खत्म क्यों नहीं कर पाए? अ वेरी मैं भी कॉमन एंड मेजर क्वेश्चन।
महविश, इसका जवाब तो आपके अपने मुल्क में मौजूद है। मैं आपको इसके बारे में क्या समझा सकता हूँ? मतलब मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने नवाज शरीफ को इनवाइट किया अपनी स्वेयरिंग इन सेरेमनी में। उसके बाद में जब वो वहाँ एक बाहर के इंटरनेशनल दौरे पे गए थे, आते वो एक बहुत ही सरप्राइज विजिट में लाहौर में रुके थे और वहाँ पे भी उन्होंने एक सरप्राइज विजिट करी थी नवाज शरीफ के पास। और उसके बाद जब इमरान खान आए तो इमरान खान ने एक बहुत ही बेलिजरेंट स्टैंड लिया। उन्होंने मोदी को एक छोटा आदमी बोला और एक बहुत ही पर्सनल अटैक किए। उसके बाद आप इंडिया को हर कोने में जाके कहीं ना कहीं गालियां देते, इंडिया के उसको प्रोवोक करते हैं। आप इस वक्त खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कश्मीर के अंदर सपोर्ट करें, तो आप ये कैसे हो सकता है कि आप हमारे यहाँ टेररिज्म फैलाएं और हम उसके कोई जवाब ही ना दें? इंडिया वॉज वेरी कंसर्न अबाउट पाकिस्तान। इंडिया के लिए एक टाइम पे फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान यूज्ड टू बी द सेंटर थिंग, but since Modi government has failed in its attempt, I would say, into bring some kind of peace with Pakistan despite their best efforts, they decided कि भाई ये जो है ना, मैं वर्ड नहीं यूज करूंगा लेकिन मैं कह सकता हूँ उन्होंने ये सोचा ये बला को साइड में रखा जाए और इनको अपने आप से जूझने दिया जाए जब ये इनके खुद अपने जाओ। और इसमें आवाम की गलती नहीं है महविश, आपने मुझे कॉल किया और मैं अभी आपके प्रोग्राम में हूँ। इसमें आवाम तो हम लोग सब वो सही तकरीबन है, सब एग्जैक्टली बराबर हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बात मेंशन करती हूँ कि लिटरली दोनों कंट्रीज की आवाम बहुत मासूम है। मैं हर दिन किसी ना किसी इंडियन का इंटरव्यू करती हूँ और हमारा इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहता है और उसके बाद वो लॉन्ग लास्टिंग भी चलता है। तो इट मीन्स कि आवाम के पर्सनल ग्रजेस नहीं है, इवन दो वो जर्नलिस्ट लोग होते हैं, तमाम हर चीज का अच्छे बुरे का नॉलेज रखते हैं, उनको पता है कि यहाँ पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, वहाँ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, जी किस जी जानिब से किस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, बट स्टिल वो लोग बहुत लविंग है और जो है किसी भी तरह का ग्रज उनके दिल और दिमाग में नहीं होता जब उनसे बात होती है तो। बिल्कुल। तो ये आपको अपनी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए आपको पूछना चाहिए क्योंकि आपके यहाँ पहले तो स्टेबिलिटी नहीं है और जो भी हिंदुस्तान से बात करता है वो देश का गद्दार है। अब अगर इस तरीके से बातचीत होगी तो कोई वो कोशिश ही नहीं करता। और कहीं ना कहीं बैकएंड के अंदर जो आपके सीक्रेट पावर्स हैं वो खेलती हैं और वो अपनी वो इस पूरी आग को जलाए रखना चाहती है, अदरवाइज उनका रेलिवेंस नहीं रहेगा। आपकी फौज का कोई रेलिवेंस नहीं रहेगा, आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कोई रेलिवेंस नहीं रहेगा अगर ये जंग जैसे माहौल नहीं बना रहेगा। अदरवाइज आज देखिए ना, मुझे बहुत महविज में बहुत दुख होता है इस बात को देख के कि हमारे पड़ोस में एक ऐसा मुल्क है जहाँ की जो अभी रमजान चल रहा है और खाने की इतनी किल्लत हो चुकी है, महंगाई इतनी हो चुकी है और हम देख रहे हैं दूर से। अगर हम टर्की जा सकते हैं, हम श्रीलंका जा सकते हैं, हम दुनिया के हर कोने में जाके व्हाई इमदाद नॉट देते हैं, मदद पाकिस्तान, करते हैं, एग्जैक्टली। सपोर्ट कर सकते हैं और हम इसको इमदाद भी नहीं कहेंगे, मतलब हम तो ये कहेंगे कि कैसे हम आपको सपोर्ट करें। लेकिन आपकी अपनी खुद पॉलिटिकल जो आपके रूलिंग डिस्पेंसेशन है या पोजीशन पार्टी है या एस्टैब्लिशमेंट है, इन्होंने खुद ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के सब बंद करा दिया। तब नहीं रियलाइज किया। आज हम चाइना से ट्रेड करते हैं ना, हमारे पास में 2020 में हमारे करीब 21 सोल्जर मारे गए, चाइना के सोल्जर मारे गए, जंग जैसे हालात हैं। अभी भी आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंट्रेशन है, लेकिन हमारा ट्रेड बड़ा है, कम नहीं हुआ है। एग्जैक्टली आप समझ ये चीज लीजिए। अप्रिशिएटेबल है, हमें भी सीखना चाहिए इससे। जी, आज आपके यहाँ टमाटर के हिसाब किताब ले लीजिए, आटे का हिसाब किताब ले लीजिए और आपके पास में एक मुल्क है और आपकी सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? आप दो ऐसी इकोनॉमी के साथ घिरे हुए हैं जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, चाइना और इंडिया। उसके बावजूद आप इस बात का फायदा नहीं उठा रहे। तो ये तो आपको इंटरनली समझना पड़ेगा। हम तो हमेशा तैयार रहे, हमारे तो हर प्राइम मिनिस्टर ने आपके मुल्क के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की रही, लेकिन एवज में मिला कि अटल बिहारी वाजपेयी जो पाकिस्तान में लाहौर में गए थे तो हमको जो है कारगिल मिला था। उसके बाद जब अपना मोदी जी आपके यहाँ आए तो हमको पठानकोट में अटैक मिला। तो कहीं ना कहीं ये आपको अपने मुल्क में समझना पड़ेगा कि आप अपने हमसाया मुल्कों के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं। आपने इतने प्यार मोहब्बत से बचपन से बड़ा किया तालिबान को, आज तालिबान आपसे बात नहीं कर रहे, आप एक जंग के महाज पे खड़े। ईरान आपका एक मुस्लिम मुल्क है, दोस्त कहते हैं आप उसको, लेकिन आपके कोई ताल्लुकात नहीं है। इंडिया आपके साथ वैसे बातचीत नहीं करता। चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको बहुत बड़े शिप्स और बहुत सारे आटा वहां से भेज दिया। वो भी दूर से देख रहा है कि किस तक वो इतनी ही देगा जितनी उसकी जरूरत है। तो जब आप अपने ही आसपास के इलाकों में किसी भी मुल्क के साथ कोई रिश्ते नहीं रख रहे हैं तो फिर आप मुल्कों को नहीं ब्लेम कर सकते ना, आपको इंटरनली देखना पड़ेगा। ऐसे सर ये सारे सिनेरियोज वो है जो कि
बीइंग अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया या हर दिन में चीज़ें जो एक्नॉलेज करते हैं, हम लोग ट्रेंडिंग पे काम करते हैं। अगर मैं इनसे डिनाई करूँ और आर्ग्यू करूँ तो वो बिल्कुल वैसा होगा जैसे कबूतर ने बिल्ली को देख के आँखें बंद कर ली। तो हम इनको हम इनको डिनाई नहीं कर सकते। आई एग्री कि ये फ्लॉज़ हैं और इनको हमें इन पे काम करने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ के स्पेशली इंडिया के लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं अपनी अपनी आवाम की सोच बदलने के लिए कि आप लोग जो हिंदुस्तान को हमेशा से पढ़ते आए हो, सुनते आए हो, सोचते आए हो, इट इज़ नॉट एग्ज़ैक्टली लाइक दैट, इट्स समथिंग डिफरेंट। खैर कमिंग बैक टुवर्ड्स माय रियल क्वेश्चन, वो था रशिया यूक्रेन के बारे में। तो सर आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। रशिया यूक्रेन अगर जो है इसके सिनेरियोज अब एंड हो जाते हैं तो पूरी दुनिया पे आपको लगता है जो वेस्ट पीस चाह रहा है वो पीस हो जाएगा, या उसके बाद हमें कोई और भी वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिलेगी? देखिए महफिश अभी जो है ये ये ट्रबल टाइम्स हैं हमारी जिंदगी के। ये हम अगर अभी रशिया यूक्रेन का वॉर कहीं ना कहीं सेटल भी हो जाएगा तो दूसरी तरफ चाइना ताइवान इंडिया चाइना एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल मौजूद है, क्योंकि अब जो है चाइना जो है वो अपने आप को एज ए सुपर पावर इस्टेब्लिश करने के तरफ बढ़ रहा है और वो एग्रेसिवली बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकन उसको रेसिस्ट करेंगे, तो ये सिर्फ जो जंग अभी हमारे वेस्टर्न साइड में पड़ी है उससे शिफ्ट होके ईस्टर्न साइड में आ जाएगी ताइवान स्ट्रेट में। उसका इम्पैक्ट इंडिया और चाइना रिलेशंस पे भी पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वेस्टर्न का एक्सपेक्टेशन होगा कि हम उसको काउंटर करें और वो ट्रेड में भी इम्पैक्ट होगा। तो हम ईद ईद में और इस रमजान के मुबारक मौके में सिर्फ अल्लाह ताला और भगवान से सिर्फ ये प्रे कर सकते हैं कि इसके आगे कुछ ना बढ़े। ऐसा ही एग्जैक्टली सर, वेरी गुड होप, और वेयर देयर इज होप देयर इज अ विल। तो हम लोग भी इस चीज की उम्मीद करते हैं क्योंकि इस वक्त हम एक ऐसे एरा में नहीं है, जैसे पीएम मोदी जी ने कहा था कि हम लोग जंग नहीं कर सकते ना करवा सकते हैं, क्योंकि हम एक ऐसा एरा में है कि हमें हर कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ पे फोकस करना है अगर हम इस दुनिया की बहाली चाहते हैं इन फ्यूचर। और एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगती है हिंदुस्तान की, कि वो लोग पूरी दुनिया को अपनी जैसे आप लोग हिंदू में उसमें कहते हैं, हिंदुइज्म में एक चीज यूज होती है कि अब माता मानते हैं हम पूरी दुनिया को, तो वो सिर्फ होमलैंड अपनी कंट्री को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को अपना होमलैंड मानते हैं। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, और आई कैन जस्ट होप कि ये सोच और ये चीज जो है बाकी मुल्कों तक भी पहुंचे, ताकि इन फ्यूचर वो लोग भी इस तरह से ग्रो कर सके और स्टैब्लिश कर सके। खैर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वीडियो को करते हैं एंड कोई लास्ट मैसेज आप मेरी ऑडियंस को देना चाहें? बस कुछ नहीं, महफिश पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और आपको दुआएं देते हैं कि आपके मुल्क में थोड़ी सी थैंक यू, शांति आए थैंक यू। और अच्छा रमजान आपका गुजरे और बहुत ही मुबारक ईद निकले और आपकी कंट्री में भी शांति आ जाए। इससे ज्यादा क्या हम विश कर सकते हैं। अल्लाह करे, वी आर ऑल्सो होपफुल। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और होपफुली हम आगे भी सेशंस रखते रहेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो से हमें दें इजाजत, मिलते हैं फर्दर में, तब तक के लिए मुझे और मेरे गेस्ट को दें बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।